वेलकम टू माय चैनल मीनू गुलाटी। आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्वीडन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रो दिया था कि जो हमारा चैनल है वो अब्रॉड के लिए बनाया गया है, कि इसमें आप एवरी इंफॉर्मेशन जो गेन कर सकेंगे, अब्रॉड में स्टडी वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो स्वीडन के रिगार्डिंग होगा। लेकिन स्वीडन में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको उस कंट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पता हो कि आप उस कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए जाना क्यों चाहते हैं। उस कंट्री में ऐसा क्या स्पेशल है कि आप उसी कंट्री का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, और वहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ पर स्टडी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, या फिर आपकी जो मनी है वो सिर्फ एक वेस्ट है वहाँ जाकर। ये सब चीज़ें सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कनाडा में भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं जो रूल्स हैं पीआर को लेके। दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि वो अपनी कंट्री को छोड़ के, कनाडा छोड़ के, कोई तो मूव करना चाहता है यूएसए की तरफ, कोई ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है, तो कोई यूरोप मूव करने का भी सोच रहा है कि हम लोग यूरोप मूव करें। बिकॉज कहीं ना कहीं जो यूरोप है एज़ कम्पेयर टू अभी वहाँ से थोड़ा सा लीनियंट है यहाँ पर पीआर लेनी। बिल्कुल इनकम सोर्स भी कनाडा की कंपैरिजन में हम बात करें तो इनकम जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनकम बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड में इनकम बहुत अच्छी है, तो यूरोप में भी इनकम जो है वो बहुत अच्छी है एज़ कंपेयर टू कनाडा। तो सबसे पहले जो आज हमारी डिस्कशन है वो स्वीडन कंट्री के बारे में है, कि वो कंट्री में आप ऐसा क्या है कि हम उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। जी, स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि स्कैंडिनेविया पर लोकेटेड करती है। ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की। अगर हम नॉर्डिक की बात करें तो ये 1st लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्डिक की। इसके बाद स्वीडन का हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पर 3% इनकी जो जीडीपी का जो कॉस्ट होता है वो इनोवेशन पे यूज़ होता है स्वीडन में। मतलब ये अपनी जीडीपी का 3% कॉस्ट जो है वो इनोवेशन पर या रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरी चीज़, स्वीडन में स्टडी के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको जो स्टडी है वो इंग्लिश में करवाई जाती है। लेकिन जो कोर्सेज़ हैं एस्टिमेट ये वेरी करते हैं जन इनटेक के अकॉर्डिंग या फिर सितंबर इनटेक के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी लास्ट टाइम में मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ पर जो कोर्सेज थे वो एस्टिमेट 912 कोर्सेज थे जो अवेलेबल थे फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके बाद स्वीडन में इनटेक कौन कौन से हैं स्टडी को लेकर, तो स्वीडन में 2 इनटेक आते हैं। फर्स्ट इनटेक आता है हमारा जो कि सितंबर का है, जो सबसे मेजर इनटेक होता है जिसमें सभी तरह के कोर्सेज, ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द स्टडी। सेकंड इनटेक आता है हमारा जन इनटेक, जिसमें बहुत लेस कोर्सेज जो होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो कि जन में ओपन होते हैं। लेकिन जो हमारा फुल और मेजर इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक होता है। स्वीडन में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी का बहुत बेनिफिट होता है स्वीडन में। अगर किसी ने अपनी होम कंट्री में मास्टर्स की होती है किसी यूनिक सब्जेक्ट में, थीसिस होती हैं उनकी बहुत अच्छी होती हैं, उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो रिसर्चर के तौर पे अपनी पीएचडी के लिए स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर देयर मास्टर्स डिग्री। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई भी स्टूडेंट जो स्वीडन में मास्टर डिग्री पीएचडी करता है उसको यहाँ पर स्टाइफन दिया जाता है। कोई इस बात के बारे में नहीं जानता। मोस्टली लोगों का यही कहना है कि जहाँ पे भी हम लोग स्टडी के लिए जाते हैं वहाँ पे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है। अगर आपकी पीएचडी डिग्री या डॉक्टरल के लिए आपकी जो सिलेक्शन हो जाती है स्वीडन में, देन आपको 40,000 स्वीडिश करोनर का स्टाइफन दिया जाता है। इट्स अ गुड इनकम। अगर हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करें तो एस्टिमेट ये 3,20,000 के अराउंड हो जाता है। ये मैंने अराउंड बताया है इंडियन करेंसी का।
सेकेंड थिंग क्या है, अगर आप यहाँ पर मास्टर्स डिग्री के लिए आते हैं स्वीडन में, तो मास्टर डिग्री में आपको स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। मेरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट था जिसने कि स्वीडन में अपनी मास्टर डिग्री 2 इयर्स की मास्टर डिग्री उसने यहाँ पर अप्लाई की थी। उससे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है, उसे अपनी ट्यूशन फीस की सिंगल पैनी नहीं देनी पड़ी। जो ट्यूशन फीस है 2 इयर्स की, जो उसकी कॉस्ट है, एस्टिमेट आप मान के चलो कि 20 लाख के अराउंड पड़ती है, लेकिन हमने उसकी स्कॉलरशिप अप्लाई की एंड शी गेट द फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर द 2 इयर्स मास्टर डिग्री। सो उसे बिल्कुल भी सिंगल पैनी अपनी ट्यूशन फीस की नहीं देनी पड़ी। ओनली आपको अपने उस केस में लिविंग एक्सपेंस ही शो करने पड़ेंगे, और लिविंग एक्सपेंस के बिहाफ पर, और आप जब कंट्री में आते हैं स्टडी के लिए, आप उसमें रजिस्टर्ड होते हैं आकर अपनी यूनिवर्सिटी में, देन आपको क्या करना होता है, सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस ही निकालना पड़ता है और आपका कोई कॉस्ट नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, बस आपको अपनी स्टडी पे प्रॉपर फोकस करना पड़ता है। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है और कुछ कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप अप्लाई करनी पड़ती है। कई बार इंटर्नशिप आपको पेड मिलती है, कई बार वो इंटर्नशिप होती है अनपेड। अगर आपको जो इंटर्नशिप होती है वो पेड मिल जाए, दैट केस में आपको यहाँ पर मास्टर्स के बाद जॉब लेनी बहुत आसान हो जाती है। मीन्स जब आपने अपनी 2 इयर्स की मास्टर्स कंप्लीट कर ली स्वीडन में, आपने अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, सपोज़ आपको जो इंटर्नशिप मिली वो पेड इंटर्नशिप मिल गई, देन मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे पहले जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करना होता है। जो जॉब सर्च वीज़ा आपका 1 ईयर का रहता है। इस जॉब सर्च वीज़े में आपको अपनी जॉब ढूंढनी होती है, लेकिन आप ड्यूरिंग दैट टाइम आपने जैसे ही जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई किया, आपने सपोज करो दैट टाइम में अपनी इंटर्नशिप अप्लाई कर दी। अब ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको वहाँ पर पेड इंटर्नशिप है, तो उसके बिहाफ पर अब अगर आप जब अपनी जॉब सर्च करते हैं, देन उस जॉब में आपको जो इंटर्नशिप का होगा वो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। उसके बिहाफ पर मीन्स आपको जो न्यू जॉब लेनी होती है वो बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी प्लेसमेंट कंपनी हैं जो कि आपको हेल्प भी करती हैं जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन बिल्कुल उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मास्टर डिग्री, जो चाहे वो 1 ईयर की हो या फिर वो 2 इयर्स की हो, आपको उसे कंप्लीट करना रिक्वायर्ड होता है। अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, देन आप बहुत इजीली अपनी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी यहाँ पर कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इंडिया में कोई प्रीवियस स्किल है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है अपनी स्टडी से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं। सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके लिए और भी पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, उसके बाद आपकी स्टडी यहाँ पर होती है, और अगर आपको यहाँ पर उसके बाद इंटर्नशिप मिल जाती है, तो वो जो आपका एक एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा बन जाता है, और उसको आप अपने CV में अपडेट कीजिए। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा स्वीडन में जॉब फाइंड करने के लिए। और जब आप किसी प्लेसमेंट कंपनी में अपना ये CV उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनमें कुछ लगता है कि इसमें आप क्या क्या एल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं और भी वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये सब आप कीजिए, एंड देन वो अगेन आपके जो लेटर को, कवर लेटर को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उससे आपको जो प्लेसमेंट लेनी होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। स्वीडन में जो बेसिक सैलरी की बात करें, तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है अराउंड 27,000 स्वीडिश करोनर के एस्टिमेट है। अगर आपको इतनी बेसिक सैलरी किसी भी कंपनी में मिलती है, जो आपकी जॉब सर्च वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने में हेल्प करती है। अगर आप अपने जॉब सर्च वीज़ा के ड्यूरिंग आप अपनी एक जॉब फाइंड कर लेते हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आपको फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, या 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट भी हो, लेकिन जो उसकी बेसिक सैलरी है अगर वो 27,000 स्वीडिश करोनर सेक,
उसके इक्वल है, देन आप अपना जो वहाँ पर एम्बेसी में यानी कि स्वीडिश की एम्बेसी में आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर है वो एग्री होना चाहिए। अगर जो आपके एम्प्लॉयर ने सपोज करो उसने आपको 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो प्रोबेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपको 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है। कई बार होता है वो कहते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ को हम चेक करना चाहते हैं, अगर उन्हें सही लगता है देन वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परमानेंट कर देते हैं। उसके बाद मीन्स ओपन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं दैट केस में। तो अगर ऐसा कुछ होता है देन उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर दैट टाइम में आप के साथ एग्री होता है 6 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड में, मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि हाँ जी वो एग्री ना हो, 50% वो एग्री होते हैं। अगर आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा होता है देन जो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट है एम्बेसी में जो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्बेसी में आपकी फ़ाइल जो होती है वो वर्क परमिट के लिए सबमिट कर देता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ड्यूरिंग जो आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है, तो ड्यूरिंग 6 मंथ्स जो होते हैं आप अपने प्रोबेशन पीरियड में फिनिश करके उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है देन वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उनसे डिस्कस करेंगे अपने मैनेजर से, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा एम्बेसी में लगा देते हैं और आप अपना जॉब सर्च वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी पीएचडी के रिगार्डिंग, उसके बाद अब मेरी डिस्कशन हो रही है वो मास्टर्स की रिगार्डिंग हो रही है कि मास्टर्स डिग्री पे अगर आपको या तो 1 ईयर की डिग्री होती है या आपके पास होती है 2 ईयर की डिग्री मास्टर्स प्रोग्राम। 2 ईयर्स की डिग्री के बाद आपके पास 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा होता है, उसमें आपको अपनी जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो सपोर्ट करता है आपको जॉब फाइंड करने में। नहीं तो आप प्लेसमेंट कंपनीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आपको जॉब सर्च वीज़ा जो 1 ईयर का आपको दिया जाता है उसी वीज़ा में आपको अपना वीज़ा नेक्स्ट अप्लाई करना होता है वर्क परमिट के लिए। अब बात आ गई वर्क परमिट की। तो जब आपका वर्क परमिट स्टार्ट होता है तो ये वर्क परमिट आपको 4 ईयर्स तक, पूरे 4 ईयर्स तक आपको यहाँ पर टैक्स देना होता है। आपको मस्ट नहीं है, फर्स्ट 2 ईयर्स आपको सेम कंपनी सेम एम्प्लॉयर के अंडर काम करना होता है। इसमें अगर आप सेम एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद आप अपना जो सेकंड वीज़ा होता है, बिकॉज जो फर्स्ट वर्क परमिट होता है वो आपको 2 ईयर्स का मिलता है, बिकॉज जिस एम्प्लॉयर ने आपकी जो जॉब आपको मिली है उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया एम्बेसी में, तो आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना होता है 2 ईयर्स तक। अगर आप ड्यूरिंग दैट टाइम सपोज आपने अपना 1 ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर आप अपना वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते किसी रीज़न से, या उसने आपको निकाल दिया, या आपको जॉब नहीं अच्छी लगी, या आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, दैट केस में क्या होता है, अगर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपको जो अपना जॉब का प्रोफेशन होता है वो सेम रखना होता है, मीन्स आपकी जॉब कैटेगरी सेम होनी चाहिए। सपोज अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर जो भी डेजिग्नेशन होगा आपको उसी डेजिग्नेशन पर फर्दर जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर के साथ जॉब करनी होगी, जो अपना न्यू एम्प्लॉयर ढूंढोगे, और जो आपका पहला वीज़ा होगा वो रिवोक हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप अपना पहला एम्प्लॉयर छोड़ते हो तो आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम होगा, विद इन 3 मंथ्स आपको न्यू एम्प्लॉयर ढूंढना होगा, उसी फील्ड में जॉब करनी होगी, उसी डेजिग्नेशन पे जॉब करनी होगी। और अगर आप उस डेजिग्नेशन पे जॉब करनी है और आपको अपनी जो फाइल का वर्क परमिट होता है वो दोबारा से एम्बेसी में लगाना पड़ेगा, देन वो आपका जो पहला टाइम पीरियड होगा वो बीच में काउंट हो जाएगा। सपोज आपने सेम एम्प्लॉयर के साथ 2 ईयर्स काम किया, आपने अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं किया, तो जब आप अपना सेकंड वीज़ा रिन्यू करते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर्स आपको सेम फील्ड में जॉब करनी होती है, आपने फर्स्ट 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, अब बात आ रही है सेकंड वीज़ा की। तो जब आप 2 ईयर्स का वीज़ा कंप्लीट करने के बाद सेकंड वीज़ा आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हो तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप अपना सेकंड एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हो लेकिन आपका प्रोफेशन स्टिल सेम रहना चाहिए, डेजिग्नेशन आप प्रमोट हो सकते हो, इट विल बी गुड, लेकिन आप अपने डेजिग्नेशन से
बैक नहीं जा सकते। मीन्स आपको प्रमोशन सही है लेकिन डिमोशन सही नहीं है। सो अगर आप अपने प्रमोशन पे होते हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा। अगर आप वहाँ से नीचे के रैंक पे जाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो पहला वीज़ा जो होगा वो फिर काउंट नहीं किया जाएगा। सो या तो सेम डेजिग्नेशन होना चाहिए या फिर प्रमोशन होना चाहिए। इस तरह से आपको 2 इयर्स का सेकंड वीज़ा दिया जाता है, जो सेकंड वीज़ा आपका रिन्यू होता है। तो आपने 4 इयर्स अपने सेम प्रोफेशन में जो काम करना है उसी प्रोफेशन में काम करके अपना टैक्स देना है। 48 टैक्स देने होते हैं, 48 टैक्स देने होते हैं, जिसमें आपको पर ईयर का 1 मंथ का सेमेस्टर भी लेना होता है। वो सेमेस्टर रिक्वायर्ड है और सभी स्वीडिश एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, स्वीडिश एम्प्लॉयर होते हैं, वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको सेमेस्टर ज़रूर देते हैं। ठीक है, सो ये सेमेस्टर मस्ट होता है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट होती है। जब आपके ये सब टैक्सेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन, उसके बाद जब आपके 48 मंथ्स कंप्लीट हो गए और आप अपनी एप्लीकेशन उससे 3-4 मंथ्स पहले डाल सकते हैं, एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इट विल टेक 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स फॉर द डिसीजन ऑफ द पीआर। लेकिन उसमें आपके बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको क्या क्या, आपके वहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स, या आपने बस में ट्रैवल किया है, विदाउट टिकट तो नहीं ट्रैवल किया, कुछ और चीज़ें होती हैं। अभी उन्होंने उसके लिए स्वीडिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट आगे से आगे वो कर रहे हैं कि हाँ जी स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। स्वीडिश का एक बेसिक टेस्ट होना चाहिए वहाँ पर, कि स्वीडन के बारे में भी थोड़ा जनरल नॉलेज लोगों को होना चाहिए कि वहाँ का कल्चर क्या है, लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। सो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस जो है वो पीआर को लेके आ रही है जो स्वीडन में प्रेजेंट है। लेकिन ये सब जो रूल्स हैं वो वहाँ पर चल रहे हैं, जो कि आप अपनी स्टडी के बाद वहाँ पर पीआर कैसे ले सकते हैं। तो ये आज सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की हैं आपके लिए, कि अगर आप मास्टर्स की स्टडी के लिए जाते हैं, आपको वहाँ पर स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। जॉब सर्च वीज़ा के ड्यूरिंग ही अगर आपको सपोज फर्स्ट मंथ में ही जॉब मिल जाती है, आप उसे साथ ही अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हो। उसके जैसे ही आपका फर्स्ट वीज़ा अप्रूव्ड होता है वर्क परमिट के लिए, जो फर्स्ट ईआरसी आपको 2 इयर्स का ग्रांट होगा, वहाँ से आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, जिस डेट को आपको वो डिसीजन मेड होता है। तो वहाँ पर उसके बाद 4 इयर्स आपको सेम प्रोफेशन में जॉब करनी होती है। वहाँ से आपके 48 टैक्स जाते हैं, देन आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको जो 4 सेमेस्टर होते हैं पर ईयर का वो भी लेना पड़ता है। सो ये सब रिक्वायरमेंट जो है वो स्वीडन के लिए है। लेकिन बेसिक सैलरी भी, अभी की बेसिक सैलरी जो है वो एस्टिमेट 27,000 सेक के करीब है, लेकिन बिल्कुल ये आगे इंक्रीज हो जाएगी इन द Jan 25 में भी अराउंड 34 to 35,000 सेक पर मंथ की। सो ये चेंजेस जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस चीज़ पे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं अभी, जो बेसिक सैलरी के बारे में है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है बैचलर डिग्री के बारे में। अच्छा, पहले हम यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में भी बात कर लें। तो मैंने आपको बताया था कि कोई एजेंट नहीं बताता है कि स्वीडन में स्कॉलरशिप है या नहीं है। लेकिन स्वीडन क्या, पूरे यूरोप में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, और स्वीडन में आप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकते हो। यूरोप में बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपको एजेंट्स बताते नहीं, बिकॉज होता है उनको कमीशन लेना होता है। दैट्स वाई कोई भी डिस्कस नहीं करता है इस बारे में। अगर आपके परसेंटेज अच्छी होती है, आप 75% भी एस्टिमेट है सपोज करो आपके पास, आपका ज़्यादा गैप नहीं है, और अगर आपका गैप भी है तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपने आप कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, तो आप स्वीडन में जो स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपकी स्कॉलरशिप साथ ही अप्लाई करेंगे। उसमें आपको 25% टू 100% स्कॉलरशिप के जो चांसेस होते हैं वो मिलती है। मैंने पहले ही बताया, मेरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट जो यहाँ पर मास्टर्स इन द मास्टर्स जिसने की थी एग्रीकल्चर में इन इंडिया, उसके बाद वो यहाँ पर स्टूडेंट आया अपना मास्टर्स इन क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर के सब्जेक्ट के लिए इन द गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी। तो उसको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी कि 1 सेमेस्टर की जो फीस थी वो अराउंड 60,000 सेक थी, मीन्स 4,80,000 के एस्टिमेट। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी जो फीस है वो 2 इयर्स के अराउंड जो है वो 20 लाख के करीब, तो उसे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिली थी। सो
एजेंट्स इसके बारे में नहीं बताते, बट यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। आप अपने मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इसके बारे में, आपको नॉलेज चाहिए तो हाउ कैन अप्लाई। उसके बाद बैचलर डिग्री की बात करते हैं। सॉरी, वन टॉपिक और है। अगर आपने अपनी जो वहाँ पर मास्टर्स के लिए जो लोग आते हैं उसके लिए मोस्टली बैचलर डिग्री जो है वो 4 इयर्स की मैंडेटरी है। अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री की है 4 इयर्स की इन द इंडिया, आपने बैचलर इन किया हुआ है, नर्सिंग किया 4 ईयर का, आपने बैचलर इन एग्रीकल्चर किया हुआ है, आपने बीएससी इन आईटी किया हुआ है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीटेक की है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बीटेक की है, आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग की है, मींस अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है देन आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट आइल्स आप स्वीडन में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटेंडेड डिग्री होती है, आइल्स की रिक्वायरमेंट तो भी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ कंसर्न्स होती हैं रिगार्डिंग कि आपने एक्सटेंडेड डिग्री आई थी तो उसका रीज़न बिहाइंड क्या है, थोड़े से हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसका थोड़ा और डीपली हमें रिप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये है। लेकिन आप उसमें स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंडेड डिग्री नहीं है, आप रेगुलर अपनी बीटेक जो है 4 इयर्स के उतने ही टाइम में आपने कंप्लीट किया, देन देयर विल बी हाई चांस टू गेट अ स्कॉलरशिप। और इतना ज़रूर है कि आप 25% स्कॉलरशिप तो मिल ही जाती है। मिनिमम स्कॉलरशिप इतनी तो मिलती है, और मैक्सिमम आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 100% स्कॉलरशिप जो होती है वो स्वीडन आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एनजीओस यहाँ पर बहुत सारी हैं। यहाँ पर आकर भी इवन आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, तो भी बहुत सी ऐसी एनजीओस हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी देती हैं। तो भी कोई किसी को एजुकेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी एनजीओस हैं जिसमें आप अपनी एडमिशन होने के बाद भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके बाद कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी होती है जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंस भी कवर होते हैं। बिल्कुल, ये नहीं है अकेला आपकी जो स्टडी के एक्सपेंस है। कुछ एनजीओस ऐसी होती हैं जो स्टडी के साथ साथ आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करती हैं, बट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ योर प्रीवियस स्टडी। अगर आपकी मास्टर्स की थीसिस कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, और आपके जो कोर्स है कैसा कोर्स है, यूनिक है, वो इनोवेशन में कितना हेल्प सपोर्ट करेगा, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब आते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 38 to 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 इनटेक है। फर्स्ट इनटेक हमारा जो सितंबर का है, सेकेंड इनटेक हमारा जो है वो जैन का होता है। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका सीवी चाहिए होता है, आपके स्टडी के अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके बैचलर डिग्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपने 3 इयर्स की बैचलर बीएससी की है देन आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर 4 ईयर डिग्री है देन यू डोंट रिक्वायर द आइल्स। अगर आपकी 3 इयर्स की बैचलर डिग्री है देन आपके जो आइल्स के स्कोर्स हैं वो 6 नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है, बट डिपेंड अपॉन समटाइम इट डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है वो 6 नो लेस देन 5.5 की है। सो इसके बिहाफ पर जो होगा आपकी जो सिलेक्शंस होती हैं बीएससी और बैचलर डिग्री, उस पर डिपेंड करता है आइल्स की रिक्वायरमेंट का क्या सीन है। नेक्स्ट है आपको क्या चाहिए, अपना मोटिवेशन लेटर होता है, हमें वो चाहिए होता है। आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होती हैं बैचलर डिग्री की, अगर 4 इयर्स के तो 4 ईयर, अगर 3 ईयर के तो 3 ईयर की ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी लगेंगी। बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके बाद आपका 10th का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, 12th का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। सो ये मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको फंड्स अपने दिखाने होते हैं। फंड्स जो होते हैं एस्टिमेट अराउंड 12 लाख के अराउंड आपके जो फंड्स होते हैं वो दिखाने होते हैं स्टूडेंट के। आप ये जो इसमें टोटल होता है, जो अकाउंट होता है वो आपका 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए इसमें एटलीस्ट, और जो फंड्स हैं वो चाहे आप 1 डे ओल्ड फंड भी दिखा सकते हैं। तो ये फंड्स आपके बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, बिकॉज वो दोबारा भी आपसे कई बार ड्यूरिंग आपके जब आपकी फाइल सबमिट होती है वो दैट टाइम भी आपको बोल देते हैं कि हमें अपना जो फंड का डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हैं, बिकॉज वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो आपके फंड्स हो कोशिश करिए वो ओरिजिनल हो, वो कोई भी फेक फंड्स ना लगाएं। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई अपनी फेक डिग्री नहीं लगाएंगे, बिकॉज जो डिग्री होती है डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री के लिए। कुछ जिन्होंने +2 की है वो भी अपनी स्टडी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर जो बैचलर डिग्री के लिए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं
उनको +2 में अपनी स्टडी जो है ह्यूमैनिटीज़ के लिए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी वगैरह के कोर्स हैं उसमें अपना बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर वो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के बिना आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर की लाइन है तो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट इसमें जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पर हैं। और बिल्कुल बैचलर डिग्री थोड़ी सी यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मास्टर्स डिग्री वाले जो हैं वो अपने पार्टनर को यहाँ पर साथ लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पर अपने मास्टर्स डिग्री या फिर आप अपने बैचलर डिग्री के लिए भी हो तो आप अपने को एप्लीकेंट को, या कोई मैरिड होता है उसको अपने बच्चों को साथ लाना है, चाहे उनके 3 बच्चे क्यों ना हो, तो उनका वीज़ा भी साथ अप्लाई हो जाता है। तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पर साथ ही अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के साथ को एप्लीकेंट को। अच्छा, जो को एप्लीकेंट उनका यानी कि डिपेंडेंट होता है उसको पूरा फुल टाइम वर्क जो होता है राइट होता है, मीन्स ओपन वर्क परमिट होता है, वो कहीं भी काम कर सकता है, उसके पास फुल राइट है, वो कितने मर्जी घंटे यहाँ पे काम करना चाहे ही और शी कैन डू द फुल टाइम वर्क। और जो स्टूडेंट है उसको भी 40 आवर्स का काम जो है वो बिल्कुल फुल टाइम होता है, तो फुल टाइम वर्क वो भी कर सकता है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप 20 आवर्स या 30 आवर्स काम आपको अलाउ है, नहीं, आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। 40 आवर्स का काम जो है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी भी मैंडेटरी होती है लेकिन स्टडी थोड़ी टफ होती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपके कितने मेंबर्स आपके साथ रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ते हैं उस केस में अपने, उतने ज़्यादा ट्यूशन फीस जाती है जितनी भी होगी, उसके बाद आपको फंड्स दिखाने होंगे। अगर स्कॉलरशिप मिल गई है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो फैमिली साथ में आएगी उसके लिए आपको फिर भी लिविंग कॉस्ट जो होगी वो दिखानी ही पड़ेगी। सो ये सब जो प्रोसेस है ये मास्टर्स के लिए और बैचलर के लिए भी को एप्लीकेंट की सेम रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें जो एज होती है वो कम होती है। नेचुरल है कि +2 वाले बच्चे की एज ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, लेकिन हम बैचलर के बारे में अब बात करते हैं। तो जिन्होंने +2 की, जो हमारी अभी नेक्स्ट डिस्कशन थी वो +2 के बारे में हो रही थी कि +2 को लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अपनी बैचलर डिग्री के लिए जाते हैं, जैसे बैचलर डिग्री है उनके लिए तो 4 ईयर की डिग्री है। अब उस केस में जो कॉस्ट होगी वो नेचुरल है कि 4 ईयर की डिग्री के लिए उन्हें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं कि अगर कोई बैचलर डिग्री के लिए जाता है, उसने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया या उसने अपने 30 क्रेडिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया स्टडी करते करते, उसके बाद वो अपनी स्टडी को स्किप कर सकता है। स्टडी स्किप करके वो अपना कोई भी वर्क परमिट ढूंढ सकता है। अगर कोई एम्प्लॉयर उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो बेसिक सैलरी की रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको पहले ही बताई है, जो अभी 27,000 से अराउंड है और फ्यूचर में मे बी वो 33 to 35,000 सेक हो जाए, अगर उसको कोई बेसिक सैलरी का इतना कॉन्ट्रैक्ट देता है, और देन वो बिल्कुल अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में उनका जो वर्क परमिट का सेम प्रोसेस होगा वो वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे मैंने अभी प्रीवियस डिस्कशन किया है कि 4 ईयर का सेम प्रोसेस होगा वर्क परमिट का। उसके जैसे ही वो 4 ईयर अपना सेम प्रोफेशन में अपना काम करते हैं, अपने टैक्स पे करते हैं, अपना सेमेस्टर कवर करते हैं, उनकी इंश्योरेंस प्रॉपर होनी चाहिए, देन वो PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मैंने अभी बात की है कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली यहाँ पर लेकर आते हो तो आपके किड्स होते हैं उस केस में आपके साथ, किड्स को आप यहाँ पर स्कूलिंग में डाल सकते हो। और अगर आप अपने किड्स को यहाँ पर स्कूलिंग में डालते हो उसके भी 2 सेमेस्टर होते हैं। यहाँ पर जैन इनटेक होता है, सितंबर इनटेक होता है, मतलब एक एडमिशन का एक टाइम होता है। जब जब आपकी एडमिशन की कुछ डेट्स होती हैं उस टाइम में आपको अप्लाई करना होता है, और स्कूल में एक क्यू होती है, उस क्यू में आपकी टर्न आती है। कई बार होता है कुछ स्कूल्स में आपको ना प्लेसमेंट खाली मिल जाती है, और जिस एरिया में आप रहते हैं उससे कुछ अराउंड एरिया में ही जो आपको अपना स्कूल होता है किड्स के लिए वो ढूंढना पड़ता है, लाइक 6 to 7 किलोमीटर के अंदर अंदर मोस्टली, कि वैसे तो वो देखते हैं 2 to 4 किलोमीटर के अराउंड ही आपको जो स्कूल है वो मिल जाए। आपको ऐसे में ही स्कूल अप्लाई करना होता है जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, जो आपने अपना घर का एड्रेस रजिस्टर्ड करवाया होता है, और होपफुली आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो, दैट्स अ गुड, यही आपके लिए बेटर होता है। तो अगर आप ऐसे रहते हैं तो आपको अपने नियर टू जो स्कूल होता है, जब आप अप्लाई करते हैं आपको वहाँ पे 5 स्कूल्स जो होते हैं वो चॉइस करने पड़ते हैं, और उसमें अगर किसी स्कूल में कोई प्लेस खाली होता है तो आपको दैट टाइम ही स्कूल में बच्चे के लिए सीट मिल जाती है। और अगर वो खाली नहीं सीट होती तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है
कि बच्चे को जो नेक्स्ट इनटेक होता है उसके लिए वेट करना पड़ता है। जब वो क्यू या वो प्लेस खाली होता है तो दैट टाइम पे आपके बच्चे को एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है। और उसके लिए स्कूलिंग के लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये नहीं है कि आपको स्कूल के लिए जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो मील होता है स्कूल में वही दिया जाता है। वहाँ पे आप घर से सिर्फ ब्रेकफास्ट करके बच्चे को भेजते हैं एंड दोपहर का लंच होता है वो बच्चे को वहाँ पे मिलता है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ उसके लिए पे कर देते हैं। बच्चा बाहर से भी कुछ खा सकता है, लेकिन ये भी एक एज के बाद होता है। मोस्टली जो 10th तक होता है वो वहाँ पर बच्चे स्कूल में ही अपना लंच करते हैं। और अगर किसी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लाइक प्ले वे में जाने वाले होते हैं, तो 5 years तक तो बच्चा एक बिल्कुल माइनर स्कूल से होते हैं वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो उनकी जो स्टडी होती है वो थोड़ी बहुत उन्हें एक्टिविटी सिखाई जाती है, उन्हें लर्निंग का वे सिखाया जाता है। लाइक हमारे जैसे इंडिया में किंडरगार्टन होते हैं या प्ले वे होते हैं, सिमिलर लाइक यहाँ पे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बच्चों के लिए की जाती हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ स्कूल की जो थोड़ी बहुत फीस होती है वो पे करनी पड़ती है, लेकिन आपको बच्चे के लिए सोशल भी मिलता है। उस केस में सोशल मिलता है जब आप वर्क परमिट पे होते हो, तो जो आपका बेबी होता है उसके लिए डिपेंड अपॉन द एज, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सोशल भी मिलता है। और अगर सपोज करो बच्चे की एज है 5 years या 6 years की है, तो उसको 1200 जो करोन होते हैं वो दिए जाते हैं उस केस में। और जो स्कूल की फ़ीस होती है सपोज करो वो 400 सेक जाती है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हो तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो कितनी फ़ीस है वो जाएगी। सो ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, और आप फिक्स पे करना चाहते हो या कैसे पे करना चाहते हो स्कूल की जो फीस होती है। लेकिन ये सिर्फ प्ले वे तक होती है। जब आपका जो बच्चा होता है 6 years का हो जाता है, वो फर्स्ट ग्रेड में जाता है, उस वक्त आपको स्कूल के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता उस केस में। अच्छा, अब सेकेंड चीज़ है कि जो बुक्स होती हैं सब कुछ है वो स्कूल की तरफ से, जो मटेरियल होता है वो स्टूडेंट्स को बच्चों को दिया जाता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आप जो आपका को एप्लीकेंट है वो वहाँ पर वैसे ही मैंने आपको बताया कि फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चे को स्कूल मिल गया तो आप 5 बजे तक भी अपने बच्चे को वहाँ पे स्कूल में रख सकते हैं। अगर किसी की मॉर्निंग की शिफ्ट है और किसी की नाइट शिफ्ट है, या दोनों हस्बैंड वाइफ की ही नाइट शिफ्ट है, तो उस केस में आप अपना बच्चे का जो स्कूल है वो नाइट शिफ्ट के लिए भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि आप रात को अपने बच्चे को स्कूल में ही रखना चाहते हो, तो मॉर्निंग आप अपने जो किड्स होते हैं उन्हें पिकअप कर सकते हो। सो वेरी करता है। और स्कूल का टाइम भी आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। अच्छा, जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर लेना होता है। जैसे हमारा इंडिया में एक आइडेंटिटी होती है कि हम वहाँ पॉपुलेशन के हिस्सा हैं, तो यहाँ पर ये सिटीजन कार्ड का नहीं, लेकिन ये एक पॉपुलेशन का हिस्सा है कि अभी आप वहाँ पे स्टडी करने आए हो तो आप उनकी पॉपुलेशन में काउंट हुए हो। या वो आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर दिया जाता है। अगर आप 1 year के कोर्स पे हो, अगर आप 2 years के कोर्स पे हो, तो आपको एक पर्सनल नंबर अलॉट किया जाता है जिसमें आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ होती है। लाइक आपको मेडिकल के लिए भी जाना पड़ता है तो भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं पर्सनल नंबर के बिहाफ पे। और स्कूलिंग के लिए थोड़ा बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 1 year की स्टडी होती है तो आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बिहाफ पे आप जो होता है आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, और देन आपको जो मेडिकल के लिए उसी कोऑर्डिनेशन नंबर को यूज़ करना पड़ता है। अलग अलग प्रोसेस हैं। ब्रीफ में हम इसके बारे में और भी डिटेल पे बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग। मैंने आपको सबसे पहले स्वीडन की स्टडी के बारे में बताया है कि आप अगर यहाँ पे स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, क्या फैसिलिटी स्वीडन आपको देता है स्टडी के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे जो 2 इंटेक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, कोर्स कौन कौन से हैं, कितने क्रेडिट्स होते हैं, और कैसे आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप उन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट को मेट करते हो या नहीं करते हो, देन यू कैन चेक। और अदरवाइज़ आप मुझे मैसेजेस कीजिए अपने क्वारीज के साथ। तो आपको अगर अपना स्वीडन का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई विल डू ऑल द प्रोसेस फॉर यू। खुद भी करना है तो खुद भी आप सीख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं वीडियो उसके रिगार्डिंग भी डालूंगी कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और आई थिंक आपको वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आपको किसी भी कंट्री में कोई भी वीज़ा चाहे आप लेना चाहते हो या वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको उस कंट्री का पता तो हो कि उस कंट्री में जा रहे हैं तो हमें क्या
क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमें हेल्पफुल होती हैं, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, स्वीडन में जो एकोमोडेशन होती है थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्ट होती है फाइंड करनी। तो वहाँ पर जो एकोमोडेशन होती है वो भी कोशिश कीजिए, कई बार हमें वो एकोमोडेशन वाले एड्रेस नहीं देते हैं, तो एड्रेस आपको कहीं और से अरेंज करना होता है, लेकिन ये थोड़ा इलीगल काम आ जाता है। तो कोशिश कीजिए जहाँ पर आप रह रहे हो वहीं का एड्रेस आप यूज़ कीजिए, तो ही आपके लिए बेटर है। वहीं पे आपको आपके सारे लेटर्स आते हैं, लेटर्स भी ज़रूर आते हैं आपको मोस्टली, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स के होते हैं, बिकॉज़ आपको वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी रजिस्टर्ड करवाने होते हैं अपने। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको नॉलेज में होनी चाहिए, जो आपको हेल्पफुल रहेंगी वहाँ पर। और जो आपका एकोमोडेशन का कॉस्ट होता है, अगर हम एक पर्सन या लड़की या कोई अगर बात करें, कोई लड़की है या लड़का है, वो किसी के साथ बेड शेयर करना चाहता है, रूम शेयर करना चाहता है, उस कॉस्ट में आपको 2500 to 3500 के अराउंड जो होता है, 3500 सेक्स स्वीडिश करोनर के एस्टिमेट होता है जो आपको बेड कॉस्ट पड़ती है। लेकिन अदरवाइज जो रूम रेंट होता है 5 to 6,000 जो है वो रूम का रेंट कॉस्ट पड़ जाती है स्वीडन में। 5,000 to 6,000 स्वीडिश करोनर के अकॉर्डिंग आपको जो रूम रेंट होता है वो पड़ता है। और आप स्टडी के ड्यूरिंग अपना हॉस्टल भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो दैट टाइम ही आप अपना वहाँ पे हॉस्टल अप्लाई कीजिए, तो वहाँ पर जो आपको रेंट होता है वो भी आपको उनके अकॉर्डिंग एस्टिमेट 2500 टू 3000 के एस्टिमेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होता है, वो डिपेंड करता है, तो वो आपको मिल जाता है। जो हॉस्टल का जो आपको एकोमोडेशन का पड़ता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद अगर आपके पास पर्सनल नंबर आ जाता है, देन आप अपना खुद भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्सनल अपार्टमेंट के लिए। तो आपको वहाँ की कंट्री की तरफ से जो होता है वो आपको जो अकोमोडेशन होता है वो एक पर्सनल आपको अपार्टमेंट भी अलॉट किया जाता है, जिसको स्टूडेंट अपार्टमेंट कहा जाता है। और स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, वो एक तरह का स्मॉल होता है जिसमें 1 रूम होता है और 1 वॉशरूम होता है। तो एक मतलब वो कंबाइंड होता है, बीच में ही किचन होती है सम टाइम। तो ऐसा एक स्मॉल सा आपको जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, स्टूडेंट अपार्टमेंट होता है, वो अलॉट किया जाता है। उसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी 5-6,000 स्वीडिश करोनर के अराउंड तो वो आपको जो होता है पे करना पड़ता है उसका भी। तो ये सब आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसमें आपको सभी का पता चल गया। मैंने पीएचडी के बारे में बात की है, मैंने मास्टर्स के बारे में बात की है, मैंने आपसे 12th के बाद अगर कोई बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मैंने इसके लिए भी बात की है, और फैमिली के रिगार्डिंग भी बात कर दी है, फंड्स के रिगार्डिंग भी बात कर दी है, ट्यूशन फीस का भी बता दिया। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी अब हमें इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अब फ्यूचर में कोई भी जो कनाडा नहीं जाना चाहता है, वो जो अब यूरोप की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो अपनी स्टडी के लिए यूरोप में मूव करना है, तो उन्हें पता होना चाहिए जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं उस कंट्री में उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पर उनके लिए ड्रॉबैक्स हैं, और उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो हम कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दे कैन आल्सो आस्क मी, वो मुझे मैसेजेस करें तो हम उनकी हेल्प करेंगे। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड द बेल बटन ज़रूर दबाना, एंड जितना हो सके कमेंट्स भी ज़रूर करना। लाइक ना करो तो डिसलाइक करना, बट ज़रूर लाइक करना। सो थैंक्स अ लॉट, एंड जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर करना।